आइएगा, मेथड 2, कल मैंने क्वेश्चन कराए थे मेथड 1 के, जो मैंने होमवर्क में भेजे थे उसमें से। हाँ, मेथड 1 के क्वेश्चन थे। मेथड 2 है हमारा फोरकास्ट मेथड। और वर्किंग कैपिटल फोरकास्ट करना या एस्टिमेशन करना। देखो, मेरी बात को बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से आराम से मेरी बात समझते चलोगे। इस मेथड में हम वर्किंग कैपिटल की फोरकास्टिंग करते हैं फॉर द नेक्स्ट पीरियड, कि भैया नेक्स्ट पीरियड में हमें कितनी वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी, ताकि हम उसका आज ही क्या कर सके, अरेंजमेंट कर सकें। देखिएगा, इसको समझने के लिए आराम से मेरे साथ साथ पहले एक फॉर्मेट बनाना, फिर मैं आपको उसके सारे फॉर्मूलों को बताता चलूंगा। देखिए, मुझे ये पता है कि बेसिकली वर्किंग कैपिटल होता है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। बेसिकली वर्किंग कैपिटल का एक बेसिक फॉर्मूला होता है, करंट असेट्स के टोटल में से अगर मैं करंट लायबिलिटीज माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाती है, वर्किंग कैपिटल आ जाती है। अब मुझे अपनी करंट असेट्स की फोरकास्टिंग करनी है। मैंने ए पॉइंट लिया, करंट असेट्स। मैंने पहली करंट असेट उठाई, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यानी मेरे गोडाउन में कितनी वैल्यू का रॉ मटेरियल स्टोर में पड़ा रहता है। क्योंकि जितना रॉ मटेरियल मेरे गोडाउन में पड़ा होगा, मेरी मनी ब्लॉक हो जाएगी। अब मैं ये निकालूंगा कैसे? ध्यान से देखना, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन इनटू रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट डिवाइडेड बाय 12/365 52 into raw material स्टोरेज पीरियड। मेरे पास रॉ मटेरियल में ब्लॉक्ड मनी आ जाएगी। अभी धीरे धीरे आराम से अपन फॉर्मूलों को समझेंगे, लेकिन पहले मुझे ये पूरा फॉर्मेट बनाने दोगे आप। कोई क्वेरी नहीं आनी चाहिए इस फॉर्मेट में मैं क्या लिख रहा हूं। आप एक बार मेरे पर विश्वास करेंगे कि मैं जो फॉर्मूले, जो फॉर्मेट बना रहा हूं वो बिल्कुल सही बना रहा हूं। हम फिर उसको लॉजिकली समझेंगे, लेकिन उस लॉजिक को समझने के लिए पहले मुझे आपको ये पूरा फॉर्मेट देना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई क्वेरी नहीं, मैं जो लिख रहा हूं आप उसको क्या करते चलेंगे, बस केवल कॉपी करते चलेंगे। यानी आज आप अपने दिमाग को कहीं और भेज सकते हैं, आपको सिर्फ नकल करनी है। जो मैं लिखता जा रहा हूं वैसे वैसे आप लिखते जाएंगे, क्योंकि आज की पूरी क्लास हमारी इस फॉर्मेट पर है, क्योंकि करीबन हमें 40 मिनट लग जाएंगे इस फॉर्मेट को बनाने में। आइएगा, सेकंड पॉइंट, स्टॉक ऑफ WIP निकाल लूंगा। इसमें ए
रॉ मटेरियल लगेगा। आ जाओ और नीचे तक बढ़ाओ। एस्टिमेटेड प्रोडक्शन estimated production into raw material cost per unit divided by 12/365/52 into WIP period into percentage of completed। ये जो वैल्यू आएगी इसको इनर कॉलम में डाल दूंगा। एक मिनट, आइए बी पॉइंट, वेजेस। अब देखिएगा वेजेस की कॉस्ट कैसे निकालोगे। एस्टिमेटेड प्रोडक्शन into wages cost per unit divided by 12/365/52 into WIP period into percentage of completion या completed, completion लिखो, percentage of completion। उसके बाद सी पॉइंट, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स ओवरहेड्स के लिए भी फॉर्मूला लगाओ। estimated production into overhead cost per unit (12/365/52) into WIP period into percentage of completion। और इन तीनों का टोटल आउटर में डाल दूंगा, जो ये मेरे पास स्टॉक ऑफ WIP की वैल्यू आ जाएगी। तीसरा पॉइंट, स्टॉक ऑफ
फिनिश्ड गुड्स। अब मैं निकालूंगा मेरा तीसरा स्टॉक, यानी स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इसमें भी वापस ए पॉइंट, रॉ मटेरियल। सर ये ऊपर के तीनों ऐड होंगे ना एक? हाँ जी बिल्कुल, ये तीनों का टोटल बाहर आ गया। एस्टिमेटेड प्रोडक्शन into raw material cost per unit divided by (12/365/52) into finished goods storage period wages estimated production FG मतलब finished goods, that is called FG, into wages cost per unit divide by 12/365 into ये वेजेस की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट ओवरहेड, estimated production into overhead cost per unit finished goods स्टोरेज पीरियड। ये लीजिए, इसकी वैल्यू भी आ गई। तीनों को जोड़ूंगा और बाहर ले आऊंगा, ये मेरे पास तीसरी करंट असेट्स आ जाएगी। पहली करंट असेट थी, हाईलाइट कर देते हैं हम जरा इसको, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फिर दूसरी असेट मैंने निकाली स्टॉक ऑफ WIP,
और फिर तीसरी असेट मैंने कैलकुलेट की स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। लिख लिया यहां तक सबने? पॉइंट नंबर 4, अब हम निकालेंगे डेटर्स। डेटर्स की वैल्यू निकाली जाएगी अब। एस्टिमेटेड क्रेडिट सेल्स into selling price per unit divided by 12/365/52 into debtors collection period, debtors collection period। ये आपके पास डेटर की वैल्यू आ गई। प्रीपेड एक्सपेंसेस, अगर आपको कोई भी प्रीपेड एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन गिवन है तो प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होंगे आपके वो क्या होंगे? करंट असेट्स का पार्ट बनेंगे, तो हम उसे करंट असेट्स में ले लेंगे। अगर हम कोई भी कैश बैलेंस मेंटेन करते हैं तो कैश बैलेंस भी हमारी क्या बनेगा? करंट असेट्स का पार्ट बनेगा। ये हमारे पास आ जाएगा टोटल करंट असेट्स। ये हमारे पास ए पॉइंट आ गया, टोटल करंट असेट्स। सर और दूसरे करंट एसेट भी तो हो सकते। जैसे सर एक बार ऊपर करना करता। और ऊपर यहीं तक। सर बीआर होते हैं ना, वो डेटर्स में ही आ गया। वो तो सर इन टोटल ट्रेड रिसीवेबल में आएंगे ना दोनों। आप समझे नहीं? डेटर से ही तो बीआर आता है, सीधे बीआर कैसे आएगा आपके पास? पहले माल बेचा होगा तो डेटर क्रिएट हुआ होगा, डेटर कम होगा तो ही बीआर आता है। हाँ मैंने तो पूरी सेल्स ही ले ली ना यहाँ पर, क्रेडिट सेल्स। हाँ सर। और सर मार्केट सिक्योरिटीज। कौन सी मार्केट सिक्योरिटी? वर्किंग कैपिटल निकाल रहे हैं एक बिजनेस की वर्किंग कैपिटल को निकालने में मार्केट सिक्योरिटी का क्या योगदान होगा? सर अपन इन्वेस्टर। करंट असेट्स, आप समझो मैं यहाँ पर क्या निकाल रहा हूं, हमारा चैप्टर है कि कितना पैसा मैंने अपने बिजनेस में ब्लॉक किया है। अगर मैंने मार्केटेबल सिक्योरिटी में पैसा लगाया तो क्या वो मेरे बिजनेस में ब्लॉक है क्या? नहीं, वो स्टॉक मार्केट में होगा।
ठीक है ना? यस सर। चलिए अब बी पॉइंट डालेंगे अपन, टोटल करंट लाइबिलिटी। सबसे पहली करंट लाइबिलिटी होती है क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल। अब बताइए, अपन सबसे पहले अगर रॉ मटेरियल के क्रेडिटर की वैल्यू निकालेंगे, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन into raw material cost per unit divided by 52 into creditors पेमेंट पीरियड। तो ये मेरे पास क्रेडिटर की वैल्यू आ जाएगी। आइए सेकंड, आउटस्टैंडिंग वेजेस। अगर मेरी कोई वेजेस ड्यू चल रही है, यानी वेजेस का पेमेंट होना बाकी है, तो मैं उसकी वैल्यू निकालूंगा। एस्टिमेटेड प्रोडक्शन इनटू wages cost per unit divided by 12/365/52 into lag in payment ऑफ वेजेस। लैग इन पेमेंट का मतलब क्या होता है? डिले इन पेमेंट, कि हमारी वेजेस कितने टाइम डिले चल रही है। और ये मेरे पास आउटस्टैंडिंग का अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स। अगर मेरे कोई ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, कुछ भी अगर क्या चल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग चल रहे हैं, तो इसकी भी वैल्यू निकाल लो। एस्टिमेटेड प्रोडक्शन इनटू
ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट डिवाइडेड बाय 12 365 into lag in payment of overheads। ये लीजिए, ये मेरे पास लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड आ गया। अदर करंट लायबिलिटीज, अगर आपको कोई और करंट लायबिलिटी दी हुई है, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, तो वो आ जाएगा। ये आपका टोटल लग जाएगा, टोटल ऑफ करंट लायबिलिटी यानी बी। अब मेरे पास ए पार्ट में तो आ गया करंट असेट का टोटल, और बी पार्ट में आ गया मेरे पास करंट लायबिलिटीज का टोटल। और मुझे पता है कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। हाँ, अनअर्न्ड इनकम हो सकती है, बट वही बात आएगी, इनकम नहीं होगी यहाँ पर। क्यों नहीं होगी, आप समझो। हम ये निकाल रहे हैं कि हम एक मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने की वजह से हमारा कितना पैसा ब्लॉक हो रहा है। तो यहाँ पर जनरली अनअर्न्ड इनकम का पॉइंट नहीं आता है। दे रखा है तो आप लिख लेना। वैसे कभी मैंने तो आज तक नहीं देखा कि किसी क्वेश्चन में इनके अलावा कोई पॉइंट आपके पास आए हो। द रीजन बीइंग इज वी आर जस्ट डिस्कसिंग कि अगर मैं प्रोडक्शन करूंगा तो मेरी मनी कितनी ब्लॉक होगी। ठीक है, तो अनअर्न्ड इनकम मेरी ब्लॉक मनी में नहीं आती है। हाँ, और कोई कुछ पूछ रहा था? अब मैं अपनी वर्किंग कैपिटल निकाल सकता हूं, दैट इज ए माइनस बी, यानी टोटल ऑफ करंट असेट्स में से माइनस कर दूंगा वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी मेरे पास आ जाएगी, प्लस करूंगा प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसीज। देखिए क्या होता है, मैंने ये जितनी भी कैलकुलेशन की है ना, एस्टिमेशन पर की है, और इट मे बी पॉसिबल कि मेरा एस्टिमेशन और एक्चुअल में कुछ डिफरेंस आ जाए, तो मैं पहले से ही उस बात का प्रोविजन बना के रखता हूं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरा ए माइनस बी आया 10 लाख, लेकिन मुझे लगता है कि यार हो सकता है कहीं ना कहीं इस 10 लाख में कुछ कमी रह जाए, ज्यादा हो जाए, तो मैं किसी कंटिंजेंसी के लिए, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि यार मैंने तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट 40 रुपए लेकर सारी कैलकुलेशन की है, मे बी पॉसिबल कि रॉ मटेरियल 45 का मिले। अगर रॉ मटेरियल महंगा हुआ तो मेरा ये सारा एस्टिमेशन गलत हो जाएगा। मैंने वेजेस की कॉस्ट एस्टिमेट की हुई है और उस आधार पर यह माना कि इतनी वेजेस कॉस्ट लगेगी, बट एक्चुअली में जब मैं लेबर को अपॉइंट करने जाता हूं तो पता लगा कि कॉस्ट चेंज हो सकती है। तो जनरली कंपनियां क्या करती हैं, जितनी उनकी वर्किंग कैपिटल आई उसमें कुछ मार्जिन रखती हैं, प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसीज या मार्जिन अमाउंट। यानी आपको क्वेश्चन बताएगा
कि भैया जितना ये अमाउंट है उसका 10% आपको प्रोविजन रखना है। यानी कंपनियां ये मानकर चल रही है कि यार अगर हम 10 लाख की वर्किंग कैपिटल रखते हैं और 10% का मार्जिन है तो यानी हमें 11 लाख की वर्किंग कैपिटल रखनी चाहिए। तो ये हमारे पास आ जाएगी टोटल वर्किंग कैपिटल। इसको कहा जाता है बेसिकली नेट वर्किंग कैपिटल। टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, ये आपका पूरा फॉर्मेट है वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन बाय द सेकंड मेथड। अगर आप सेकंड मेथड फॉलो कर रहे हैं देख लीजिए इसको ध्यान से। सबसे पहले सारी करंट असेट्स की वैल्यू निकालोगे, फिर उसके बाद आपकी करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू निकलेंगी। करंट असेट्स में से करंट लाइबिलिटीज आप माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल। उस वर्किंग कैपिटल में आप क्या कर लोगे, मार्जिन मनी या प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी ऐड कर दोगे। ठीक है, अब मुझे इस पूरे फॉर्मेट को समझाना है तो वो आज होगा नहीं, तो आज अपन ने केवल ये फॉर्मेट बनाया है। कल हम इसके फॉर्मूलों को एक प्रैक्टिकल सिचुएशन से डिस्कस करेंगे एंड बस हमारा कल ये चैप्टर खत्म। फिर उसके बाद हमें एक छोटा सा टॉपिक एक आध और आएंगे इसमें, बट फिर हमारा मेजर पार्ट खत्म। हमें इसी मेथड के क्वेश्चन करने हैं। आपके मॉड्यूल और स्कैनर में जितने भी क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही कहा, वो इसी सेकंड मेथड के क्वेश्चन है आपके पास।